हम पति पत्नी में बहुत प्यार था। 7 साल हो गए थे हमारी शादी को, पर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। और कमी मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। और ये बात मैंने अपनी पत्नी से छुपाई थी। वो बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अचानक ही कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। मैं तो सुनकर दंग रह गया था, ये कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं तो नामर्द था। फिर एक रात पत्नी को ऐसा काम करते देखा कि जान निकल गई। वो तो खुद ही अपना एक रात मैंने देखा मेरी पत्नी पूनम बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसे आवाज़ें देने लगा तो मुझे उसकी आवाज़ बाथरूम से आई। मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जब मैं बाथरूम में गया तो वो वहाँ खड़ी उल्टियाँ कर रही थी। मैंने कहा, पूनम क्या हो गया है, तुम्हें क्या खा लिया? कहने लगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया है, ये उल्टियाँ तो हर औरत को आती हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, अरे भाई मैं माँ बनने वाली हूँ। ये कहते हुए वो खुशी से मेरे गले लिपट गई थी। और मैं तो ये सब सुनकर जैसे बोलना ही भूल चुका था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये नामुमकिन है। मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता था। फिर भला मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैंने पूनम से पूछा, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? उसने मुझे कैसी बात बताई कि मैं अपना सर पकड़कर रह गया। और मैंने उसी वक्त पूनम की दोस्तों, मेरा नाम बेहान है, मेरी पत्नी का नाम पूनम है। हम दोनों की ही लव मैरिज हुई थी। पूनम कॉलेज से आते जाते मुझे बस स्टॉप पर मिला करती थी। वहीं से हमारी नज़रें चार हुईं और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। इतना प्यार कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। हमारी पसंद की शादी से हमारे ख़ानदान वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए शादी करने में कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आई थी। शादी के बाद मैं और पूनम अलग रहने लगे थे और कभी कभी हम अपने माँ बाप से मिलने चले जाते थे। शादी के बाद बस एक ही सवाल परेशान करता कि बच्चा कब होगा, और हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन मुझे और पूनम को फ़िलहाल बच्चे की कोई जल्दी नहीं थी। हमारी लव मैरिज थी और इसका ये मतलब नहीं था कि साल भर में ही बच्चा पैदा कर लेते। हमने अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना था। बच्चे होते ही जिंदगी एकदम बिजी हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। बच्चा पैदा करना भी शादी के लड्डू की तरह होता है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बच्चे पैदा करने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ठीक से इंसान न नींद पूरी कर सकता है, ना ही ढंग से पेट भर खाना खा सकता है। इसलिए मैंने पूनम को कहा था कि कोई जल्दी नहीं है बच्चों की। लेकिन पूनम को बच्चों का बहुत शौक था। उसने मुझे एक डिब्बा दिखाया। मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया था। उसने उस डिब्बे के अंदर बच्चों का सामान इकट्ठा कर रखा था। मैंने पूछा, ये सामान तुमने कब लिया? वो कहने लगी, जब हम हनीमून पर गए थे ना, तो वहाँ पर एक दुकान नज़र आई थी और मैंने वहीं से ले लिया। देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े और जूते हैं, आगे हमें इनकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मैंने कहा, पहले बच्चा तो दुनिया में आने तो पगली, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? कहने लगी, हाँ मुझे बस बहुत जल्दी है। यूँ समझो कि बच्चों के लिए ही मैंने शादी की है। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैंने उसे थोड़ा गुस्से से घूरा। मैंने कहा, पूनम हमें अभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना। मेरे गुस्से से देखने पर वो चुप हो गई। कहने लगी, अरे भाई मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये तो सच है कि बच्चा हमें जल्दी ही करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रियान रखूँगी और लड़की हुई तो उसका नाम रश्मि रखूँगी। खैर मैंने पूनम को उसी समय किसी न किसी तरह टाल दिया था, लेकिन पूनम हर समय बच्चों की बातें करती रहती। उसके मुंह से बच्चे बच्चे सुन सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने एक शादीशुदा औरत से शादी कर ली है। इसके पहले से ही बच्चे हैं और वो उनके बारे में बात करती रहती है। एक दिन मैं घर आया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि पूनम का पेट फूला हुआ था। वो पेट पर हाथ लगाए हंस रही थी। मैंने कहा, ये क्या हो गया तुम्हें? हंसते हुए कहने लगी, अरे मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, मजाक मत करो, पागल हो गई हो क्या? और ये क्या कर डाला तुमने अपने पेट में? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह मैं ऑफिस गया था तो तुम अच्छी भली थी, और अब तुम माँ बनने वाली हो, वो भी इतनी जल्दी? तुम्हारा पेट कैसे बढ़ गया? उसने हंसते हुए अपने पेट से तकिया निकाला और कहने लगी, माफ़ कर दो, मैं तो ये देख रही थी जब मैं माँ बनने वाली होंगी तो कैसी लगूंगी। बेहान जल्दी करो ना, हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हूँ। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पूनम की हर बात घूम फिरकर बच्चे पर ही आ जाती थी। जब भी कहीं मार्केट जाती बच्चों के लिए शॉपिंग जरूर करती थी, कभी कपड़े, कभी जूते, कभी खिलौने। मैं तो उसकी इन हरकतों से तंग आ गया था।
एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा, अरे आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं। आजकल की औरतें तो कहती हैं कि हमने बच्चा पैदा नहीं करना, हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा। अरे तू तो बड़ा किस्मत वाला है कि तुझे ऐसी पत्नी मिली है। ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बच्चे पसंद हैं, लेकिन अभी तो हमारी शादी को 1 भी साल हुआ है और वो कहती है कि बच्चा पैदा करना है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ये सब कुछ तो तेरे हाथ में है, तो किसी ना किसी तरह भाभी को कन्विंस कर ले कि 2-3 साल में बच्चा पैदा कर लेंगे। मैंने बेबसी से अपने दोस्त को देखा और कहा कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। हर वक्त उसकी एक ही रट कि मुझे बच्चा चाहिए। अपनी सहेलियों की मिसाल देती है कि मेरी फलां सहेली की शादी हमारे साथ ही हुई थी और देखो उसकी गोद में बच्चा आ भी गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। और जब पूनम ने मेरा जीना कुछ ज़्यादा ही हराम कर दिया तो मैंने भी सोच लिया, बच्चा आज हो या कल होना तो है, चलो एक बच्चा प्लान कर ही लेते हैं। ये उसके साथ लगी रहेगी, कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खाएगी। मैंने उससे कहा भी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाद में मत कहना कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। उसने कहा, मैंने तो पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी हैं। मैं उसका मतलब नहीं समझा कि कौन सी तैयारियां कर रखी हैं। पता चला उसने तो पहले से ही बच्चों के लिए कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। अब मैं कुछ और नहीं सोच सकता था और मैंने सोच लिया चलो बच्चा प्लान कर ही लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया और पूनम प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर के पास पहुंच जाती, अपना टेस्ट करवाती और हर बार नेगेटिव ही आता। परेशान भी हो चुकी थी, अब तो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, बात भी नहीं करती थी। 1 साल तक हम लोग कोशिश करते रहे और नाकाम होकर एक डॉक्टर के पास जाकर सारे चेकअप करवाने के बारे में सोचा। फिर मैं और पूनम एक लेडी डॉक्टर के पास चले गए। उसने हम दोनों के टेस्ट किए और रिपोर्ट देखकर कहने लगी, मुझे तुम दोनों का केस गड़बड़ लगता है, मैं आपको अपने सीनियर डॉक्टर के पास रेफ़र कर देती हूँ, आप वहाँ जाकर एक बार दोबारा टेस्ट करवा लें, वो आपको सब कुछ क्लियर समझा देंगे। उसने हमें एक दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उस डॉक्टर को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। बहुत याद करने पर याद आया कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था ये भी वहीं के मेडिकल की पढ़ाई करता था और मुझे जानता था, अच्छी जान पहचान थी। उसका नाम हार्दिक था। हम दोनों की जान पहचान निकल आई। हम काफ़ी खुश हुए थे। काफ़ी देर तक अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बातें करते रहे। इस बीच हमारे सैंपल भी ले लिए गए थे। डॉक्टर कहने लगा रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगी। 2 दिन के बाद मैं खुद ही रिपोर्ट लेने चला गया। पूनम भी साथ जाना चाहती थी, पर मैंने कहा कि आज मुझे काम है, मैं ऑफिस से आते हुए रिपोर्ट्स ले आऊँगा, तुम परेशान मत होना। इस रिपोर्ट के पीछे वो पहले ही मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब कर चुकी थी। बार बार कहती, बिहान अगर ऐसा हुआ कि हमारा बच्चा ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। मैं उसे कहता, तुम कैसी बातें करती हो, क्या ज़िंदगी में सिर्फ बच्चे ही सब कुछ हैं, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। उसने कहा, आपसे प्यार है लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। जब मैं अस्पताल जा रहा था तो यही सोच रहा था कि भगवान सब कुछ ठीक हो, नहीं तो पूनम कहीं डिप्रेशन में ही ना चली जाए। और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों होता है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ की कुछ ज़्यादा ही इच्छा रखता है तो वही चीज़ उसे नहीं मिलती और भगवान उसे उसी चीज़ को देकर आजमाइश में डाल देता है। पर यह भी सच है, ऐसी आजमाइश को पूरा करने वालों के साथ बाद में हमेशा भगवान कुछ अच्छा ही करता है। लेकिन ये आजमाइश बड़ी मुश्किल होती है। शायद हम लोग भी इन लोगों में से थे कि भगवान ने हमें आजमाइश के लिए चुन लिया था। ये समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे तो बच्चों की इतनी ज़्यादा चाह नहीं थी, लेकिन पूनम तो जैसे पैदा ही माँ बनने के लिए हुई थी। जब मैंने उसे ये खबर सुनाई तो वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखती रही, जैसे जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो। और फिर कुछ ही देर में वो लहराकर ज़मीन पर गिरी थी। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर कहने लगा कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए सिवाय तसल्ली के कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहें तो IVF करवा लो या चाहे कुछ भी करवाओ, पर आप लोगों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होगी। आप ऐसा करें, कोई बच्चा अडॉप्ट कर लें और जल्दी कर लें। लेकिन पूनम की एक ही जिद थी कि मुझे अपना ही बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा कि IVF करवाना है तो करवा लें, लेकिन उसमें खर्चा बहुत आएगा और ज़रूरी नहीं ये 100% कामयाब भी हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि बिहान को मैं अपना दोस्त मानता हूँ और मैं नहीं चाहता तुम लोग अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करो। हम थके थके कदमों से घर वापस आ गए थे। पूनम 2-3 दिन तक बीमार रही थी, न ठीक से खाना खाती न बात करती। मैंने उसे अपनी कसम देकर खाना खिलाया, तब उसने थोड़ा सा खाना खाया था। कहने लगी, हम किसी और डॉक्टर से इलाज कराएंगे।
मैंने कहा, देखो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टरों पर पैसा खर्च करते फिरें, और हार्दिक एक अच्छा डॉक्टर है, मैं उसे जानता हूँ। अगर उसने कह दिया बच्चा नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। और रही बात IVF से बच्चा पैदा करने की, तो उसमें लाखों का खर्चा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास इतना पैसा है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। नौकरी में इतना नहीं कमा सकता कि इतना खर्चा उठा सकूं, और हमारी बैक भी इतनी मजबूत नहीं है। मेरे माँ बाप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं पूनम को किसी तरह समझा लिया था, लेकिन उसके दिमाग में तो बच्चों की छवि ऐसी छप गई थी कि वो निकलती ही नहीं थी। वो एकदम बावली सी हो गई थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती, कभी किसी हकीम के पास चली जाती, कुछ न कुछ इलाज करवाती रहती। अब तो उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे। रातों को चीखें मार मार कर उठ जाती, कई कई घंटे रोती रहती। वो सारे कपड़े, सारे जूते और खिलौने जो उसने हमारे बच्चों के लिए बनाए थे, उन्हें देख कर रोती रहती। समय इसी तरह गुजरता चला गया और हमें पता ही नहीं चला कब हमारी शादी को 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में हम लोगों ने हमारे अपनों की बहुत सी बातें सुनी थीं। पूनम के घर वाले कहते थे, जरूर तेरे पति में ही कोई कमी है, और मेरे घर वाले कहते, ये लड़की बांझ है, तूने उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तूने अपनी मर्जी से शादी की और हम लोगों को नाराज़ किया, और बदले में तुझे क्या मिला? एक बांझ औरत। लोग मुझसे कहते हैं कि इस औरत को छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। पूनम एक बार मेरे सामने रो पड़ी और कहने लगी, मुझे आपके प्यार पर पूरा विश्वास हो गया है। मैंने आपसे शादी जरूर की थी और मुझे बच्चों की भी बहुत इच्छा थी, पर आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार था। मेरी हकीकत जानने के बाद भी कि मैं बांझ हूँ, आपको बच्चा नहीं दे सकती, आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। आप मुझे पहले दिन की तरह चाहते हैं, मेरी परवाह करते हैं। आज तक आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे औलाद नहीं हो सकती। पूनम की बात पर मैं खुश हुआ था और मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। मैं तो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आजकल बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी खाने लगी थी। ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की वजह से उसके चेहरे की स्किन झुलसने लगी थी। गोरी सफ़ेद दमकती रंगत अब धुंधलाने लगी थी। मैं उसे मना करता कि ये सब कुछ मत करो, पर वो कहती, बिहान हम यूँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम जिस घर में रहते थे उसका किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हमने सोचा किसी न किसी तरह एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। नए घर का सुनकर पूनम भी खुश हो गई थी। अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल गई थी। कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं भी अब किराए के मकान पर रहते रहते ऊब गई हूँ। उधर मैं मकान ढूंढने लगा, उधर पूनम घर की सेटिंग करने में लग गई कि अभी से थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना शुरू कर देती हूँ। घर छोड़ने की असल वजह यह भी थी कि हमारे पूरे मोहल्ले में पता चल गया था कि पूनम बांझ है, और सब औरतें पूनम को बड़े ही हीन भाव से देखा करती थीं। कोई भी फंक्शन होता, बच्चों की गोद भराई का, बच्चों के बर्थडे का, तो कोई भी पूनम को उस पार्टी में नहीं बुलाता था। सबको लगता था कि उसका मनहूस साया उनके बच्चों पर न पड़ जाए। मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए मैं इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता था। मैं उसे कहता, बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन वो कहती, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता कि भगवान मेरी पत्नी की गोद भर दे। कुछ ही दिनों में मैंने एक फ्लैट खरीद लिया था। ये कोई मोहल्ला नहीं था, बल्कि पूरी बिल्डिंग थी और फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो वो पूनम से बातें कर रहा था। मैंने भी उससे हाय हेलो कर ली। उसने कहा कि मेरा नाम नैतिक है और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। जब मैं अंदर आया तो मैंने पूनम से कहा, क्या कह रहा था वो तुमसे? कहने लगी, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा, अच्छा तो है, लेकिन अकेला रहता है, इसलिए ज़रा बच कर रहना। और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाऊं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, क्या हो गया है बिहान आपको? मेरे छोटे भाइयों जैसा है वो। मैंने कहा, तुम उसे छोटा भाई समझती हो, लेकिन क्या वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता होगा? देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए कह रहा हूँ पूनम कि उससे बच कर रहना। हमें इस फ्लैट में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, रिश्तेदारों का आना जाना भी अब कम हो गया था। लेकिन पूनम अब कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। उसने दवाइयाँ खा खा कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से उसके पेट में अल्सर हो गए थे। वो बहुत रोती थी। 8 साल गुजर गए थे। लोग मुझे कहते कि तुम ही हो जो उस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो। कोई और होता तो अब तक दूसरी शादी कर चुका होता। कुछ लोग तो मेरी पत्नी के मुंह पर ही ये बात कह देते। मेरी जान पहचान वाले कहते, घर संभालना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। घर संभालने के लिए तो नौकरानी भी मिल जाती है। एक काम वाली मासी रखो तो सारे काम हो जाते हैं।
लेकिन जो पत्नी का काम होता है वो तो पत्नी ही करेगी, वो मासी नहीं कर सकती। पत्नी का काम घर में बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करना होता है। मुझे लोगों की बातों पर गुस्सा आता और मैं उनसे झगड़ा भी कर लेता। कुछ लोग कहते तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ही खराब है जो एक बांझ औरत को अपने घर में रखे हुए हो। वैसे तो पुराने घर में हम अपना सारा ही सामान ले आए थे, लेकिन जो बचा था वो उस मकान में आने वाले आदमी ने हमें वापस भिजवा दिया था। कुछ सामान उसमें ऐसा था जो हम जानबूझकर वहीं छोड़ आए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर से हमारे पास आ गई थीं। मैंने पूनम से कहा कि ये सारा बेकार सामान है, इसे बाहर फेंक देना। पूनम कहने लगी कि मैं एक नज़र इन्हें देख लूँगी, कहीं कोई ज़रूरी सामान या कागज़ ना हो। मैंने कहा हाँ देख लेना और सारा सामान कूड़े वाले को दे देना। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि पूनम मुझसे ठीक से बात नहीं करती। वैसे तो उसका मूड ख़राब ही रहता था। जब से उसे पता चला था कि वो माँ नहीं बन सकती, उसका मूड ऐसा ही ख़राब सा रहता था। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने मुझे बताया कि मैं आज रात को घर जल्दी आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। सुबह उसने मुझे ये भी बताया था कि वो एक औरत के पास जा रही है जो बांझ औरतों का इलाज करती है। मैंने उसे मना किया था, पर उसने कहा कि बिहान इलाज तो करवाना ही है, और वो वहाँ से दोपहर में वापस आ गई थी। और अब उसके बाद रात को कहने लगी कि जल्दी आ जाना। मैं रात को घर आया तो सामने का माहौल देखकर हैरान हुआ था, क्योंकि पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। मैंने सोचा कहीं आज मेरा जन्मदिन तो नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का जन्मदिन भी नहीं था और मेरा भी जन्मदिन नहीं था। फिर मैंने सोचा कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। और फिर ही सब कुछ किस खुशी में हो रहा था। मेरे किसी रिश्तेदार की ना ही शादी की सालगिरह थी और ना ही जन्मदिन था। फिर ये सब कुछ पूनम ने क्यों किया था? मैं आगे बढ़ा तो सामने ही पूनम खड़ी थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों के बाद चेहरे पर मुस्कान सजी थी। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए थी। मैंने कहा क्या बात है, आज तो तुम बड़ा चमक रही हो। कहने लगी हाँ बात ही कुछ ऐसी है। उसने मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा क्या है इसमें? कहने लगी इसे खोल कर तो देखो। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट था, जो कि पॉजिटिव नज़र आ रहा था। इसका मतलब मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। ये देखकर मैं हैरान हुआ था और बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे अगर मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे कोई इंसान मर गया हो और उसे कहा गया हो कि तुम मरे नहीं हो, बल्कि अब तुम्हें नई जिंदगी मिलने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रिएक्शन दूं। पूनम रोते हुए मेरे गले लग गई। मैंने भी उसे गले लगाया था। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। कहने लगी मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार टेस्ट करवाए और मैंने आपसे ये भी झूठ बोला था कि मैं किसी हकीम के पास जाती हूँ। मैं हकीम के पास नहीं गई थी, बल्कि मैं डॉक्टर के पास जाती थी और उसी ने मेरे सारे टेस्ट करवाए और मेरी देखो रिपोर्ट भी एकदम क्लियर है। हम इससे पहले जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो मैं पूनम के साथ रहता था। हमारा एक ही डॉक्टर था, लेकिन आज वो किसी दूसरी लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने जब रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गया। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी फिर से बच्चे की तैयारियों में लग गई थी। उसने मुझसे पैसे मांगे तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने मुझसे पूरे 5 लाख रुपये मांगे थे। कहने लगी कुछ रुपये मैं अपने पास रखूंगी और कुछ रुपये बच्चे के लिए एफडी में डाल दूंगी, आगे फ्यूचर में काम आएंगे। वो होने वाले बच्चे के लिए अभी से तैयारियों में मगन थी। मैंने गुस्से से कहा कि इतने पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तुमने भी तो बच्चे के लिए पहले पैसे जमा किए थे ना? उसने कहा हाँ किए थे, लेकिन वो सारे पैसे तो बच्चे के इलाज पर लग गए थे। मैं हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। जब 7 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो फिर अब अचानक से कैसे हो गया? क्योंकि मुझे पता था हमारे घर बच्चे की पैदाइश हो ही नहीं सकती, और इसका एक बड़ा कारण था और मैं उस कारण को झुठला नहीं सकता था। मेरा शक हमारे पड़ोसी पर चला गया था, क्योंकि उसके चक्कर हमारे घर कुछ ज़्यादा ही लगने लगे थे। मैं उसे मना करता कि तुम नैतिक को घर पर ज़्यादा मत घुसाया करो, तो वो कहती कैसी बातें करते हो, नैतिक तो इतना कम उम्र है, बच्चा है। लेकिन मैं जानता था मर्द कभी भी औरत के लिए बच्चा नहीं होता। लेकिन मेरी मासूम पत्नी को ये बात कौन समझाता? उसे अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जब से उसने ये खबर सुनी थी कि वो माँ बनने वाली है, उसके तो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूनम को चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर हार्दिक के पास, जो कि मेरा दोस्त भी था और जिसने हमें यही खबर सुनाई थी कि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने तो कहा था मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर कहने लगा देखिए इस बात को 7 साल हो गए हैं और इंसान के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव हुए होंगे, मैं नहीं कह सकता, और इसीलिए आपकी पत्नी माँ बन गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आप पर कृपा की है। मैंने हार्दिक को अजीब सी नज़रों से देखा था।
मैंने पूनम की तरफ देखा जो खिले खिले चेहरे से डॉक्टर की बातें सुन रही थी। मैं पूनम को वहाँ से हटाना चाहता था ताकि खुलकर डॉक्टर से बात कर सकूं। मैंने पूनम से कहा कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारा चेहरा मुझे काफ़ी पीला पीला सा लग रहा है। वो टेस्ट करवाने के लिए चली गई तो मैंने उस डॉक्टर का गला पकड़ लिया। मैंने कहा, झूठ बोलते हो मुझसे, तुमने कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, फिर मेरी पत्नी माँ कैसे बन गई? उसने कहा, देखो ये तुम पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम्हें अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि वो तुम्हारे बिना प्रेग्नेंट कैसे हो गई। और वैसे भी तुम्हें अपनी पत्नी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता जब वो माँ बनने वाली है। मैंने कहा, तुमने पूनम को अच्छी तरह चेक तो कर लिया ना कि वो माँ बनने वाली भी है या नहीं? डॉक्टर ने कहा, हाँ ये क्लियर है कि वो माँ बनने वाली है। मैंने कहा, फिर मेरा दोबारा से चेकअप करो। ये सब कैसे हो गया? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जब पहली बार डॉक्टर हार्दिक के पास पूनम को लेकर आया था और डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए थे तो डॉक्टर ने यही कहा था कि तुम्हारी पत्नी तो ठीक है लेकिन तुम कभी बाप नहीं बन सकते। उस वक्त मैं घबरा गया था। मुझे डर था कि अगर ये बात पूनम को मालूम हो गई कि मैं एक नामर्द हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने डॉक्टर से कहा कि तुम रिपोर्ट बदल दो, ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें ये दिखा दो कि पूनम बांझ है और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। इस काम के लिए मैंने डॉक्टर को पूरे 4 लाख रुपये दिए थे जो मैंने कर्ज पर उठाए थे, और ये कर्ज बाद में मैंने जैसे तैसे करके चुकाया था। फिर ये सब क्या था? मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी क्या? क्या वो किसी और के साथ नाजायज संबंध रखे हुए थी और जिसका नतीजा ये नाजायज बच्चा था? क्योंकि बच्चा मेरा तो हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी दिल में कहीं उम्मीद थी कि एक किरण थी कि हो सकता है भगवान ने चमत्कार कर दिया हो और वो बच्चा मेरा ही हो। इसीलिए मैंने डॉक्टर से कहा कि एक बार मेरा दोबारा टेस्ट करो, हो सकता है इतने सालों में मैं ठीक हो गया हूँ। उसने फिर से मेरे टेस्ट कर लिए और अगले दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो उसने कहा कि तुम्हारी बीमारी अब भी वैसी की वैसी ही है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे विश्वास हो गया कि पूनम मुझे धोखा दे रही है और इसका मतलब है कि वो किसी के साथ नाजायज संबंध बना रही है और ये बच्चा नाजायज है। मेरा सर बुरी तरह दर्द के मारे फटने लगा था। मैं किसी तरह ये बात अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था कि पूनम इतना बड़ा पाप भी कर सकती है कि वो किसी और मर्द के साथ रातें गुजार रही है और उसके बच्चे को भी दुनिया में लाने वाली थी। पूनम को नहीं पता था कि मैं नामर्द हूँ और बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो खुले खजाने अपने नाजायज बच्चे को मेरा नाम देकर इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन मैं ही जानता था कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन अगर मैं ये बात उसे बताता तो फिर मुझे ये बताना पड़ता कि इतने साल तक मैंने उसे धोखे में रखा है। कमी उसके अंदर नहीं, कमी मेरे अंदर थी। बांझ वो नहीं, नामर्द मैं था। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन ये बात भी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी कि उसने किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाला हुआ था। डॉक्टर ने बताया था उसका दूसरा महीना चल रहा है, अभी उसका पेट नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था पेट तो कम से कम 5 महीने के बाद ही नज़र आएगा। तुम्हारी पत्नी बहुत कमज़ोर और दुबली पतली है। लेकिन मैं क्या करता, मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करता? एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, बस करो ये ड्रामा, ये सब कुछ झूठ है, ये बच्चा मेरा नहीं है। बताओ किसका नाजायज बच्चा है, किसका पाप है जो तुम अपने पेट में पाल रही हो? उस दिन मेरे सब्र की सारी हदें पार हो गई थी। मैं पूनम पर चिल्ला पड़ा। कहने लगी, क्या मतलब है? आपका बच्चा नहीं है तो किसका है? आपका ही है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अब 7 साल बाद भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने ये बात क्यों की? मुझे बताएं, आपने ऐसा क्यों कहा? और मैंने एकदम से बात बदल दी। मैंने कहा, बस मुझे माफ़ कर दो। ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अब मैं पूनम से हर वक्त खींचा खींचा रहता, गुस्से में रहता, क्योंकि मुझे पता था बच्चा मेरा नहीं है। मुझे जो भी फैसला करना था जल्दी करना था। मैं हिम्मत करता कि किसी तरह पूनम को बता दूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं नामर्द हूं और 7 साल तक मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। मुझे शक था जब से हम लोग इस घर में आए थे तब से ही मेरी पत्नी का किसी और के साथ संबंध बन गया था। इसका मतलब ये बच्चा सामने वाले उस पड़ोसी लड़के का था जो जवान था, खूबसूरत था, मेरी पत्नी के साथ आता जाता भी था। उम्र यही कोई 15-16 साल की थी, लेकिन सेहत अच्छी थी और देखने में भरपूर मर्द लगता था। ये सब कुछ बर्दाश्त करते करते अब मैं थक चुका था और एक रात मेरा दिमाग ऐसा घूमा कि मैं उठकर बैठ गया। पूनम का बाजू पकड़कर कहा, ये ड्रामा अब बंद करो, ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे साथ ये नाटक मत करो। इस बात पर वो हैरान हुई। कहने लगी, ये आपका ही बच्चा है। मैं ठीक हो गई हूँ। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई है, मेरे साथ चमत्कार किया है भगवान ने। ये हमारा बच्चा है, ये तुम्हारा ही बच्चा है।
मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नहीं, नहीं है ये मेरा बच्चा, क्योंकि मैं बांझ हूँ, मैं नामर्द हूँ, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। तुम पहले से ही ठीक थी, मैंने रिपोर्ट गलत बनवाई थी, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। जैसे ही बात मैंने कही थी, पूनम मुझे हैरान होती नज़रों से देख रही थी और फिर आंखों में आंसू लिए जोर जोर से हंसने लगी, तालियां बजाने लगी। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। कहने लगी, मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात उगलवानी थी कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तुमने पूरे 7 साल तक मुझे धोखा दिया। मैं उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती रही, रातों को उठ उठकर चीखती रही, चिल्लाती रही, बच्चे के लिए तड़पती रही, परेशान होती रही। दवाइयाँ खा खाकर मैंने अपनी सेहत ख़राब कर ली। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खाकर मेरा पूरा चेहरा झुलस गया। मैंने अपनी खूबसूरती ख़राब कर ली, अपनी सेहत ख़राब कर ली। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। मैं रातों को उठ उठकर रोती थी, छुप छुप कर आंसू बहाती थी। बच्चों से मुझे शुरू से ही लगाव था। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा अपना बच्चा होगा जो मुझे माँ कहकर बुलाएगा। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। तुम्हारे माँ बाप ने भी मुझे बांझ होने के ताने दिए। 7 साल तक मैंने सिसक सिसक कर जिंदगी काटी है, सिर्फ इसलिए कि तुम बाप नहीं बन सकते थे और तुम्हें ये बात बताते हुए शर्म आ रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया था बिहान। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा होता तो तुम मुझे ये बात पहले ही बता देते। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर न जाती, तुम्हारा साथ हमेशा निभाती। हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, सारा इल्ज़ाम मैं खुशी खुशी अपने ऊपर ले लेती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। एक ऐसा दर्द दिया है जो मैं चाह कर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकती। लेकिन मुझे पूनम की इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो धोखा तुमने भी मुझे दिया है। तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा है। जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा किसका है? किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? मेरे धोखे का बदला तुमने इस तरह दिया कि तुमने भी मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ रातें रंगीन कर लीं, किसी और के साथ चक्कर चला लिया, किसी और के साथ सोकर आई हो और अब उसका बच्चा पैदा कर रही हो। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? पूनम मेरी तरफ देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। कहने लगी, अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बताओ। मैं कहने लगा, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम जैसी चरित्रहीन औरत का मेरे घर में कोई ठिकाना नहीं। कहने लगी, तो फिर छोड़ दो मुझे, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं तुमसे छुटकारा ही तो चाहती हूँ, धोखेबाज और झूठे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर तो, उसने तो कहा था। पूनम कहने लगी, जब तुम्हारा डॉक्टर 4 लाख में बिक सकता है तो फिर मैंने भी उसे 5 लाख में ख़रीद लिया। जब हमने ये घर बदला था तो कूड़े में मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। और वहाँ वो रिपोर्ट 7 साल पुरानी थी जो तुमने अपनी तरफ से शायद बनवाई थी, लेकिन मुझे मिल गई। वो कूड़ा जो हमारे घर से आया था और तुमने कहा था इस सामान को फेंक दो, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक नज़र देख लूँ, कोई ज़रूरी चीज़ ना हो। और उस कूड़े में से मुझे ये ज़रूरी चीज़ मिली थी, यानी कि तुम्हारी रिपोर्ट। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहती थी, वरना जो आदमी मुझे 7 साल तक धोखे में रख सकता है मेरे सामने झूठ भी बोल सकता था। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते, लेकिन अब तुमने अपने मुँह से खुद ही कह दिया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते और तुमने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। तुमने मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए, मेरी सेहत बर्बाद की। पूनम की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा, पूनम मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करता? तुम्हें तो पता है ना हमारे समाज के बारे में। वो मुझे जीने नहीं देता, ताने मार मार कर मुझे मरने से पहले ही मार देता। पूनम कहने लगी, अरे तुम्हें इतनी ही शर्मिंदगी थी तो तुम मुझे पहले बता देते। भाड़ में गया समाज, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है और ये धोखा ही है। अब कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। पूनम कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई तो वह अपना सामान पैक कर चुकी थी और मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। अब उसने कोर्ट से मुझसे तलाक लेने के लिए केस कर दिया है। वो कहती है कि मैं धोखेबाज आदमी के साथ रहना नहीं चाहती जिसने मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमारा तलाक ना हो, वो मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करता तब भी मुझे औलाद नहीं मिलती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। खैर, पूनम की जीत हुई और कोर्ट के जरिए उसे मुझसे तलाक मिल गई। तलाक के पेपरों पर साइन करते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पूनम बेहिस पत्थर बनी खड़ी हुई थी। उसे मेरी हालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज मैं अपने घर में अकेला तनहा पड़ा तड़प रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को अपने पास बुला लिया है, लेकिन ज़िंदगी का जो खालीपन है
उसे जीवन साथी ही भर चुकी है, लेकिन मेरी जीवन साथी तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। कुछ समय बाद मैंने सुना कि पूनम ने दूसरी शादी कर ली है। उसने 2 जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। भगवान ने उसकी झोली में खुशियाँ भर दी थीं और मैं खाली दामा रह गया था। दोस्तों, क्या पूनम ने बिहान को छोड़कर सही फैसला किया? क्या पूनम को बिहान को माफ़ करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिहान के साथ गुजार देनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।